गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। हम लोग प्लेटो की फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ रहे थे, तो आज प्लेटो की फिलॉसफी के अंतर्गत ही उसकी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसकी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, किस चीज़ों पर आधारित थी। प्लेटो वास्तविक रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल सामाजिक आयाम में, फिलोसफिकल आयाम, लगभग सभी आयामों में उन्होंने सूक्ष्मता से हर आयामों को देखने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग प्लेटो का सामाजिक सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन पढ़ेंगे। राजनीतिक दर्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। Social and political philosophy of Plato. We have discussed about the social and political philosophy. This philosophy on the basis of justice, what is the real justice for the society, and what is the base of a justice to society, and what is the ethical aspect of justice in the society, where social and political reform. This is the first person to explain the theory of democratics on the behalf of autocracy. यह पहले व्यक्ति थे जो राजतंत्र की विषय वस्तुओं को उजागर करने का कमियों को उजागर करके लोकतंत्रात्मक विषय वस्तुओं को उजागर करने का प्रयास किया था। तो इनकी फिलॉसफी का क्या क्या आयाम है, हम किन किन विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपको न केवल यूजीसी नेट के लिए काम करेगा, ओनली फॉर फिलॉसफी, बट पॉलिटिकल साइंस एंड अदर एस्पेक्ट। आदित्य आगे फटाफट चलो, और लोग अभी धीरे धीरे आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि if you not understand the value of time, then you can't do in your life. Then you should try to understand the value of time. So today we have discussed the social and political philosophy of Plato. First things, this is the main topic to introduction, whereas we have discussed the ethical aspect and origin of this aspect, all the dimensions of historical dimension, political dimension. After that all the aspect will be discussed. First things हम यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मेन थीम्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करेगा, आपको एथिक्स के फोर्थ पेपर के भी टॉपिक के लिहाज से काम करेगा। तो दिस टॉपिक्स is belongs from not only UGC net but also social and political reforms, and others reforms will be also benefit for your ethical aspect for UPSC fourth paper, and optional will be also benefit for you and all the good afternoon all of you. इसको दोनों डायमेंशन में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि फिलोसफी को इंग्लिश में समझना पड़ते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट हो, और जो हिंदी मीडियम के जो गैपिंग है वो पूरी की पूरी कमियों को भरा जाए। तो फर्स्ट थिंग्स वी हैव डिस्कस द बेस ऑफ सॉरी, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। आई थिंक अब क्लास आप लोगों को सुचारू रूप से चलेगी, ठीक है। तो आप अस्वस्थ रहें, अब वह चलने लगेगी। अब क्लास चल रही है या नहीं, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, कमेंट करके बताएं। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल द डायमेंशंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो। आप कमेंट करके बताएं कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या था कि राजतंत्र था, ये लोग सारे बहुत अब सही हो गई, अब सही है, अब सही हो गई, ठीक है। रूपा जी अब देखिए एवरीथिंग इज परफेक्ट। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उनको बुलवा कर सही करवा दिया। अब देखिए ये जलते थे, तो इसी के चक्कर में इसमें एक वर्ग में थे सुकरात को इसी वजह से इन वर्गों की चढ़ाने बढ़ाने से राजा ने फांसी दिया था। प्लेटो को समझ में तो ये चीजें आ रही थी,
ठीक है, प्लेटो आप ना एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सारी चीज़ें सही हो जाएगी। प्लीज़ रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए, प्लेटो को ये तो समझ में आ गया था कि समाज में जीना है तो इनकी चापलूसी थोड़ी सी जो है हजूरी करना पड़ेगा। आज भी कि वही दौर है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि कभी भी कोई भी नोट्स बनाइए तो A4 साइज के पेपर पे बनाइए और पूरी की पूरी की पॉइंट के रूप में, देखिए की पॉइंट के रूप में मैं भी बनाता हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। इस पे मेरी किताब है ग्रीक दर्शन की रूपरेखा, ग्रीक दर्शन की रूपरेखा, रूपरेखा, ये इस पर मेरी किताब है। इसमें पूरे के पूरे इस आयाम का मैंने सूक्ष्मता से वर्णन किया। उसी में के कुछ पेज जो टाइपिंग के लिए दिए था उसी समय का है। अब हम यहाँ पर देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सोफिस्टों से बड़ी ज़्यादा जलन थी, इसके फांसी थे, तो इनको लगा ना कि डायरेक्ट, यदि मैं डायरेक्ट, थोड़ा सा कमेंट देख ले, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो गई है, मैडम आ गई हैं, वो अब देख लेंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि सोफिस्टों का जो शासक वर्ग था इसमें हमेशा जलते थे, तो इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश के बाद हो जाएगा शायद, आई थिंक हो गया है। अब एवरीथिंग इज नाइस, आई थिंक सही है ना, क्यों मैडम? हाँ, तो सही हो गया है, अस्वस्थ रहें। देखिए, तो ये सोफिस्टो वर्गों के जलन था, तो इनका जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र का इनका जो पूरा का पूरा जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है का 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 आधार देखे, आधार सिद्धांत के रूप में देखा जाए, सिद्धांत के रूप में, तो न्याय की अवधारणा, न्याय का सिद्धांत करता है। न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही इनकी पूरी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का आधार निर्धारित होता है। यानी प्लेटो के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का द मेन philosophy of social and political philosophy of Plato depends upon the principle of justice. What is the principle of justice? We have discussed all the dimensions of principle of justice, where the characteristics of justice, and what is the theme, how many kinds of justice, and what is the advantage, criticized by the political principle, and all the dimension we have discussed. यानी कहने का मतलब कि आधार क्या है, जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांत। इसका वर्णन, पहला चीज है इसका वर्णन इनकी पुस्तक रिपब्लिक में होता है। ये चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। रिपब्लिक में मिलता है क्या क्या चीज़ें मिलता है, हम उन चीज़ों पर भी थोड़ी सी देखेंगे कि किस तरीके से इन विषय वस्तुओं को यह निर्धारित करते हैं। आदर्श, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला, दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा हो गया कि यह आदर्श राज्य की परिकल्पना पर, आदर्श राज्य की परिकल्पना पर आधारित दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है यह हमेशा कल्पना लोक में रहने वाले थे। अच्छा देखो, स्टार्टिंग से चाहिए तो सुनो। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की चीज़ें क्या है, प्लेटो की सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी पूरी की पूरी आधार है न्याय के सिद्धांत पर। इनका एक सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, जस्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, उस पर आधारित है। और इसका जो वर्णन है इनकी पुस्तक रिपब्लिक में मिलता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आदर्श राज्य की परिकल्पना। एक होता है राज्य, दो कई प्रकार के होते हैं, एक
तो जो राम राज्य की परिकल्पना गांधी ने किया था, उसी तरीके की राज्य की परिकल्पना ये करते हैं राम राज्य के अंतर्गत। ये आदर्शवादी ख्वाबों की दुनिया में खोए रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वास्तविक रूप से संपूर्ण समस्याओं का आधार देने में एक नोबल आइडियल फॉर्म में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम उन विषय वस्तुओं को देखेंगे, एक एक बेसिक टॉपिक के रूप में हम एक एक पॉइंट का डिस्कस करते चलेंगे। ये कहते हैं कि राज्य में सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए क्या क्या आवश्यक एलिमेंट हैं। तो आवश्यक तत्व हम नेक्स्ट में देखेंगे। आवश्यक तत्व सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन में न्याय के आवश्यक तत्व कौन से तत्व हैं जिनके बिना यह अधूरा रह सकता है, मतलब इनको न दिया जाए तो अधूरा रहेगा। तो ये कहते हैं कि संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का आधार क्या होना चाहिए? राजनीतिक एकता पर बल देना चाहिए। एकता पर बल देना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको निपटा दूं। शिक्षा एवं नैतिक सद्गुण के ऊपर बल देना चाहिए। सद्गुण को विकसित करने पर बल देना चाहिए। ये छोटे छोटे रिफॉर्म है जिसके आधार पर राज्य का नियंत्रित शासन व्यवस्था पर बल देना चाहिए। राज्य नियंत्रित शासन व्यवस्था पर बल देना चाहिए। ये सारे आयाम है, जहाँ पर किसी को न समझ में आए वह पूरी स्वतंत्रता है, आप पूछ सकते हैं। यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन में न्याय की आवश्यक तत्व क्या है? राजनीतिक एकता पर बल देना चाहिए, राज्य नियंत्रित शासन व्यवस्था पर बल देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था और समाज में नैतिक सद्गुण की सद्भावना को विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके साथ मनुष्य के प्राकृतिक कार्य कुशलता पर बल देना चाहिए, विकसित करने पर बल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी खुलकर काम कर लेता है। आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें लोकतंत्र की में दिखाई पड़ती है। यानी यह कहा जाए कि यह पहले व्यक्ति थे जो लोकतंत्र की स्वरूप को राजतंत्र में दबे हुए डर के मारे भी एक नए आयाम से निर्धारित किए। यह बात सही है कि व्यवहारिक में इनकी चीज़ें थोड़ी सी धूमिल होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की ओरिजिन के रूप में यदि सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो इन पर क्लियर दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में दिखाई पड़ती हैं, इन पर देना चाहिए। एक चीज़ और है कि इनका न्याय का सिद्धांत सामाजिक भ्रातृत्व भाव को विकसित करता है, भातृत्व भाव को, मैंने विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने का काम करता है। मैं बार बार कहता हूं कि यह टॉपिक न केवल आपके
यूजीसी नेट के लिए काम करेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो यूपीएससी के 4th पेपर टॉपिक नंबर 5 में भी काम करेगा। उसके बाद आप यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर देखते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, वहाँ भी काम करेगा। इसके बाद एसे में इस समय पूरी की फिलोसफिकल आयाम जोड़ा है, तो ऐसे वाले पेपर में भी आपको इथिकल अप्रोच में यदि फिलोसफी लिखना हो तो वहाँ भी काम करेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, इन चीज़ों को जरूर नोट कर लें। ठीक है, अब एक नई चीज मैं शुरू करूंगा। ये शब्दों का चयनात्मक भाव बहुत आवश्यक है। प्लेटो के दर्शन में न्याय का जो स्वरूप है, वह एक शब्द है। कल के मैंने यूजीसी नेट का कल का एक 2005 का एक पेपर डिस्कस कर रहा था, तो उसमें एक शब्द आया था, तो वो पूछा था कि ये शब्द किसके लिए दिया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर न्याय के लिए प्लेटो एक वर्ड का यूज करते हैं। आप लोग इसे लिखिएगा KAIOSUNE। अब क्या पढ़ा जाएगा, ग्रीक शब्द है। देखिए सुन शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कंसर्निंग जस्टिस के रूप में प्रयोग किया गया है। न्याय शब्द वाक्यांश से जिसका शाब्दिक होता है कंसर्निंग जस्टिस, इसका हिंदी अर्थ होता है सामाजिक बंधनों के का नैतिक समुच्चय। यूजीसी नेट में यदि पूछ दे कि यह शब्द किसका है तो वहां पर पिटे जाओगे। तो यह शब्द कल के एग्जाम में देख दिया था, तो यह शब्द किसने, प्लेटो ने न्याय के संदर्भ में यूज किया है। तो इस चीजों को ध्यान से नोट करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, राज्य का जो निर्धारण यह करते हैं, ध्यान से एक एक शब्द लिखिएगा। राज्य का निर्धारण, राज्य आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि प्लेटो की पूरी फिलॉसफी प्रत्यय के आधार पर आधारित है, थ्योरी ऑफ आइडिया के आधार पर आधारित है। तो उसी सेंस में यदि देखा जाए तो कहते हैं कि राज्य प्रत्यय स्वर्गिक प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, राज्य में स्वर्गिक प्रत्यय के आधार पर होना चाहिए। इनका मूल फिलॉसफी थी। ठीक है, आगे मेन लाइन अब आगे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या कहते हैं कि राज्य में 3 वर्गों का निर्धारण होता है। तो ये चीजें मेन है। यूजीसी नेट के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये मेन काम करेगा, ये लाइन जरूर पूछेगा। राज्य में 3 वर्ग हैं। राज्य में 3 वर्ग हैं। अब मैं एक काम करता हूं ना, इसको 2 आयाम में बांट के करता हूं। एक इंडियन फिलॉसफी के कंसेप्ट में, क्योंकि इस तरीके का विचार इंडियन फिलॉसफी में भी है, तो थोड़ा सा आपके इंडियन फिलॉसफी की चीजें भी थोड़ी सी कंफर्म हो जाएगी। और दूसरा वेस्टर्न फिलॉसफी में, ठीक है, फिलॉसफी में भी दिख जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं।
तो पहले तो प्लेटो के इस विचार में तो ये कहते हैं कि जो समाज है 3 वर्गों में बटा हुआ है। समाज 3 वर्गों में कौन कौन से बटा है? पहला कुलीन वर्ग, इनकी सब कुछ लिखना है। कुलीन वर्ग छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि दूसरा होता है जिसको कहते हैं योद्धा वर्ग यानी सैनिक वर्ग। मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, सैनिक योद्धा वर्ग, इनकी एक क्वालिटी है, कैसे प्राप्त होता है इनको गुण, वो चीज है। तीसरा होता है श्रमिक वर्ग। तो देखो ये कहते हैं कि कुलीन वर्ग की खासियत क्या होनी चाहिए कि कुलीन वर्ग में 2 चीजें बहुत जरूरी है जो समाज को विकसित कर सके, प्रज्ञा और सद्गुण। कुलीन वर्ग में प्रज्ञा और सद्गुण की आवश्यकता होती है, सद्गुण की आवश्यकता होती है। और प्रज्ञा और सद्गुण प्राप्त कैसे होते हैं? तो वह शिक्षा, विवेक और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते हैं ये चीजें। अब कुलीन वर्ग की मूलभूत क्वालिटी क्या है? तो उनमें प्रज्ञा और सद्गुण का भाव ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये पूछ देगा आपसे समाज कितने वर्ग में बटा है, ये चीजें है। यह किससे प्राप्त होगी? प्रज्ञा और सद्गुण किससे प्राप्त होता है? तो कहते हैं शिक्षा मनुष्य के विवेक और ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा वर्ग ध्यान से समझिएगा, कुलीन वर्ग है। कुलीन वर्ग की खासियत क्या होती है? इनमें साहस एवं अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनका जब तक सैनिक आज भी देखेंगे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनको कुछ आए चाहे नहीं आए, सैल्यूट मारेंगे तुरंत, मतलब एकदम डिसिप्लिन मैनर में रहेंगे, एकदम डेंटिंग पेंटिंग के साथ, एकदम नियम तो नियम होता है, 3 बजे जगना तो 3 बजे जगना। तो ये होता है। कुछ लोग यहाँ आलसी भी पड़े हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं और कुछ लोग को जगाना भी पड़ता है, इस तरीके से लोग हैं। तो कहने का मतलब कि ये चीजें होना चाहिए। और ये साहस और अनुशासन, सैनिक वर्ग कैसे काम करेगा? तो भाई सैनिक को साहस चाहिए, तो उसके लिए किससे आएगा? तो निर्भीकता, निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए। तो साहस और अनुशासन प्राप्त किससे होता है? तो निर्भयता से, निर्भीकता से। यह किससे प्राप्त होता है? निर्भयता से। जो निर्भय होता है, निडर होता है, तो उसमें इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। श्रमिक वर्ग में क्या होती है? तो श्रमिक वर्ग में क्या होता है? श्रमिक वर्ग के लिए अनुशासन एवं संयम की, आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। और ये इनके लिए बाधक क्या होता है? ये इनके लिए बाधक, यहाँ पर लिखेंगे बाधक, न कि प्राप्ति के साधन। बाधक होता है आलस। आलसी यदि बनोगे तो कुछ नहीं पाओगे। मेरी माँ हमेशा एक बात कहती है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो सोना छोड़ो, 4 महीने का समय है, कमर कस के और पढ़ना शुरू करो, एक एक आयाम देखो। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक चीज और कहते हैं, अब देखो इंडियन फिलॉसफी में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब वैदिक दर्शन पढ़ेंगे, आप वैदिक चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखने को मिलता है कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है। समाज 3 वर्ग में कौन से बटा हुआ है? कौन सा? जब ये क्या, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, दूसरा पुरोहित वर्ग, तीसरा
श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। लेकिन जब आर्य आते हैं, आर्यों ने रंग भेद के आधार पर, रंग भेद के आधार पर यहाँ के लोगों को नीचे माना, निम्न माना, और एक शूद्र नया वर्ण जुड़ा जिसे शूद्र वर्ग कहा जाता है। मूल में देखा जाए तो शूद्र वर्ग ही मूल भारतीय वर्ग है, जो आर्यों ने इन्हें दरकिनार करके रंग भेद लड़ाई के कारण इसे दिया, नहीं तो मूल वर्ग यही है। तो यहाँ भी आपको वेदों में भी, वेद पुराणों में भी यह दिखाई पड़ता है। इसके नए नए रूप हैं जहाँ पर इसमें व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, सारे वर्ग आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों में दो चीजें कॉमन है। आप कुलीन वर्ग, योद्धा वर्ग, श्रमिक वर्ग, कुलीन वर्ग, ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन जो सबसे विशेष है कि इनको कंट्रोल करने वाला, आप ये देखते हैं कि वैदिक पीरियड में भी ये भाव चीजें दिखाई पड़ती है। ठीक है, वैदिक दर्शन में भी ये चीज दिखाई पड़ती है। अब यहाँ भी राजतंत्र है, राजतंत्र है, और यहाँ भी राजतंत्र है, राजतंत्र दिखाई पड़ता है। एक चीज, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, इसलिए इसे कंपेयरिंग पढ़ा रहा था, राजतंत्र। ठीक है, यहाँ पर आप नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट। ये दोनों में काम करेगा, ये दोनों में काम करेगा। नोट में क्या काम करेगा, तो ये यह काम करेगा कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। अब आपके मन में यह भावना आ रही है कि आखिर राजा कैसा, किस प्रकार का दार्शनिक होता है, दार्शनिक के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को भी किसी भी प्रकार की इन चीज़ों में हो तो पूछ सकता है। आप लोग जरूर एक काम करिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना लेंगे, उसके बाद आप ना 2005 से 2020 तक के कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा। इस पॉइंट से आपका एक भी क्वेश्चन न आए ना, तो कल की क्लास में जरूर हमसे पूछ लीजिएगा कि साहब ये क्वेश्चन तो नहीं आया, आप बताइए ना कि कहाँ से पढ़ा है। मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। मेरी इस पे एक किताब है ग्रीक दर्शन के ऊपर, ग्रीक दर्शन की रूपरेखा। मैंने इसी तरीके से चार्ट बना के, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा एक फ्लो चार्ट के रूप में हर चीजों को सजाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमको लगता है ना, या मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लेटो ने ही कहा था, जितने बड़े उच्च फिलोसोफर थे उन्होंने ही कहा था कि हमारी चीजें ना पिक्चर को बहुत जल्दी कवर करती है और देर तक रखती है। तो हम हर चीज को पिक्चर के रूप में बना के देखते हैं, जिससे आप लोगों को भी सीखना चाहिए, आपके लिए लाभदायक होगा। तो राजा को दार्शनिक होना चाहिए। अब दार्शनिक बनने में क्या क्या गुण है वो लिख लीजिए। राजा को दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक यदि बन गए तो आप में कौन कौन से गुण होगा, तो दार्शनिक, राजा को दार्शनिक होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक गुण होगा, आवश्यक गुण होगा। और वो आवश्यक गुण क्या क्या है, एक फिलोसोफर बनने के लिए आवश्यक गुण क्या होता है, शायद फिलोसफी जो अच्छे तरीके से पढ़ा है उसमें ये चीज़ें नॉर्मली होती है। क्या क्या चीज़ें होती है, ध्यान से समझना। समाज, प्लेटो ने ही कहा था कि हजारों में एक लीडर होता है, लाखों में एक क्या बनते हैं, गुरु बनता है, लेकिन करोड़ों में बुद्धिजीवी बनता है, लेकिन करोड़ों में एक फिलोसोफर बनता है। तो फिलोसोफर बनने के लिए क्या क्या आपको गुण होना चाहिए, विवेकशीलता, विवेकशीलता का गुण होना चाहिए। दूसरा साहस, किसी भी बात को निर्भय पूर्वक कह ले, साहस। धैर्य, संयम,
ठीक है, दयालुता तार्किक दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण, उसके बाद सूक्ष्म तृप्ति मतलब संतोष की भावना, आत्मसंतुष्टि, शब्द नहीं निकल आता, आत्मसंतुष्टि, ये चीजें आप में है तो आप समझ लीजिएगा कि फिलोसोफर बनने की गुण है। यदि ये चीजें आप में नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आप फिलोसोफर नहीं बन सकते हैं, करोड़ों में से एक नहीं बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह पाश्चात्य जगत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको और ये चीजों से किसका निर्माण होता है, तो इन चीजों से 3 चीजों का आपका निर्माण होगा। चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र निर्माण, ठीक है, नीति निर्माण होगा, नीति निर्माण करने में आप विश्लेषण होंगे, और तीसरा होंगे वो क्या बोलते हैं, दूरदर्शी दृष्टिकोण। आपको दृष्टिकोण प्राप्त होगा, और ये सारे के सारे किन चीजों से उत्पन्न होंगे, ये सारे के सारे किन चीजों से उत्पन्न होंगे, तो वो उसका आधार क्या है, शिक्षा और ज्ञान। आपको नहीं लगता है इसमें, आप देखिए कि क्या एक भी अतार्किक इन्होंने बात कहा है। आज के भी दृष्टिकोण में यदि आप अपना संपूर्ण दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, शिक्षित बनना चाहते हैं, समाज में यदि ये चीज़ों का निर्माण करें, तो दुनिया का कौन व्यक्ति आपको पूजा नहीं करेगा। आप किस समाज में आप पूजनीय नहीं होंगे। आप देख लीजिए, एक एक गुण है। इसीलिए सरकार को हमेशा शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये 3 चीजें ऐसी है, दुनिया की अनमोल खजाना है। आज देख रहे हैं कि एक पार्टी है राजनीतिक, आम आदमी पार्टी, केवल इसमें से 2 चीजों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा करके एक अलग क्रांति की बिगुल बजा रही है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए, कम खाओ, ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए इन गुणों को विकसित करने का। आप में यदि ये तीनों गुण बनते हैं तो समाज के किसी भी कोने में रहेंगे, किसी भी पोस्ट पे रहेंगे, हमेशा आपकी इज्जत होगी, लोग आपको सम्मान से देखेंगे। और दुनिया की यही एक दौलत है कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, बड़ा छोटा सबको भाती है, ठीक है, सम्मान मिलना। तो हमेशा इन चीज़ों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। राजा के दार्शनिक गुण होना चाहिए। ये गुण इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये भी बता देता, साथ में ये चल रहा हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। आप इसको डिटेल से लिख देंगे। बहुत से BA MA के समय क्लासों का सुचारू रूप से नहीं चलना, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि वह किसी भी आंसर को कैसे फॉर्मुलेट करके लिखना चाहते हैं। जो BA में है, MA में भी बहुत से लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो लिखेंगे आंसर। तो मैं एक पूरी की पूरी फॉर्मेट के तहत सारी विषय वस्तुओं को मैंने निर्धारित करके बताने का प्रयास किया हूँ। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, नहीं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर आप लोग पूछ लीजिएगा। अब होता है न्याय का स्वरूप। न्याय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो न्याय के स्वरूप के अंतर्गत देखो कितनी अवधारणाएं हैं। न्याय 3 जगहों पर होना चाहिए। न्याय समाज
में उदारता लाए, लोगों में न्याय के माध्यम से सामाजिक एवं राजनैतिक बंधुत्व की भावना को विकसित करना। और तीसरा क्या है कि न्याय के माध्यम से नैतिक गुणों को विकसित करना। ये 3 आयाम है जो सामाजिक रिफॉर्म लाने का स्वरूप 3 तरीके से देखने को मिलता है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काम करेगी। ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लेन करने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके व्यवहारिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। व्यवहारिक समरसता से आप जोड़ कर देखेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेगी। नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं? न्याय की अवधारणा। तो देखो, न्याय की कितनी प्रकार की अवधारणा प्लेटो ने माना। तो पहला परंपरावादी अवधारणा, दूसरा उग्रवादी अवधारणा। सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत होइएगा। उग्रवादी अवधारणा। तीसरी होती है व्यवहारवादी अवधारणा। और चौथी होती है नैतिक अवधारणा। प्लेटो इसका समर्थन करते हैं। प्लेटो की जो न्याय के सिद्धांत है इसके ऊपर निर्धारित है। परंपरावादी अवधारणा में क्या क्या चीजें हैं, आपको नैतिकता के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में ये चीजें पढ़ने को मिलेगी। परंपरा में क्या बोला जाता है, जैसे आपके माँ बाप क्या सिखाए हैं कि बाबू रे देख, समाज में रहना है, देश में रहना है तो सत्य बोलना, किसी का मर्डर मतलब किसी के साथ गलत मत करना, किसी का चोरी नहीं करना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। ये बचपन से हमें सिखाई जाती है। वास्तविक रूप से यह न्याय की अवधारणा है, यानी इसके अंतर्गत परंपरागत मूल्यों को विकसित करने पर बल देना। एग्जाम्पल के तौर पर सत्य बोलना, चोरी न करना, दूसरों को दुख न पहुंचाना, न देना आदि, यह परंपरावादी अवधारणा है। मुझे जल्दी क्लास नहीं मिल पाती, मैं डेली ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो डेली पढ़ लाल, तुमको कौन रोक रहा है? ठीक है, आपको कौन रोक रहा है? आप 3 बजे से क्लास लगती है, आप उसे पढ़िए। आपको हर चीज़ें मैं कह तो रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा सर। हाँ, एक चीज़ तो यूट्यूब के ये चीज़ें तो फिक्स है। मैंने देखो यूट्यूब पर मैंने एक ना, देखो पिछली बार में मैंने किया क्या था कि 2005 से 2020 तक के ऑब्जेक्टिव पूरा धड़ेल से क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था।
ठीक है, उसमें 62 क्वेश्चन आए थे। लेकिन जब एग्जाम दिया था लड़कों ने, तो उसमें एक चीज था कि कंसेप्ट विस्क पैराग्राफ के रूप में कंसेप्ट के आधार पर चीजें, तो मैंने एक नई चीजें शुरू किया है कि एक बार कंसेप्ट भी क्लियर कर दे और उसके बाद थ्योरी पढ़ाएं। तो होगा क्या है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करवा दे। 2005 से लेकर 2021 तक की सारी चीजें डिस्कस करवाऊंगा। संडे संडे पूरा का पूरा एक चीज रहेगा कि जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मैराथन क्लास से लेकर पूरा का पूरा डिस्कस करवा दूंगा। और डिस्कस करवाने में मैं उसके सारे आयाम बता देता हूँ आपको। यूजीसी नेट के ये सब प्ले लिस्ट में कल की क्लास मिल जाएगी। आप लोग एक काम करिए कि यदि नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली चीज़ें कि जब भी क्लास मेरी होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो आराम से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लिस्ट में है, मिल जाती है पागल। इस बार पक्का मैं कोशिश करूंगा 72-75 क्वेश्चन आ जाए। जब इतना क्वेश्चन आएंगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जेआरएफ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 65-70 के बीच में जेआरएफ के कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लिया करो। कोई भी दिक्कत होगी उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत होती है तो हम हैं। ठीक है, आप एग्जामपुर के कॉलिंग टीम है उस पर आप फ़ोन कर दीजिए कि वो डायरेक्ट मुझसे बात करवा देते हैं। ठीक है, बगल में बैठे रहते हैं, आपको बात करवा देंगे। कोई डाउट होगा मैं आपको बात करके बता दिया करूँगा। ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिए। उग्रवादी धारणा। उग्रवादी धारणा क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वाली कहावत तो आप लोग सुने होंगे कि मतलब राजा ही सर्वोपरि होता है और राजा जैसे चाहे उस तरीके से मतलब न्याय क्या है? शक्तिशाली व्यक्ति का अधिकार है। न्याय क्या है? न्याय शक्तिशाली व्यक्ति का हित है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अवधारणाएं होती हैं। अब व्यवहारवादी क्या कहते हैं? देखो, व्यवहारवादी क्या कहते हैं, तो व्यवहारवादियों का मानना है कि हमें दोनों दृष्टिकोण में चलना चाहिए। आदर्शता के साथ जो आवश्यक चीजें हैं उस पर भी बल देना चाहिए। व्यवहारिक जरूरत पर भी ध्यान देना चाहिए, जरूरत पर भी बल देना चाहिए। जरूरत पर भी, दोनों पर बल दोगे तब चलेगा समाज। ठीक है, ये मूल अवधारणा है। तो आप प्लेटो का देख लें फटाफट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या वो नोट कर लीजिए। धीरे धीरे लिखते हैं, आप आराम से वो चीजें कर सकते हैं। अब देखो प्लेटो का देख लेते हैं फटाक से। प्लेटो साहब क्या कहते हैं? प्लेटो के अनुसार न्याय के लिए 3 चीजें चाहिए: विवेक, साहस, क्षुधा। एक शब्द आएगा क्षुधा, जो पूर्वांचल बेल्ट के लोग होंगे वो तो समझ लेंगे, लेकिन आगे वाले शब्द से सभी समझ लेंगे। तृप्ति, संतुष्टि, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये किस चीजों पर निर्भर करता है? तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। विवेक से क्या क्या हमारे अंदर सुधार होते हैं, इन चीजों को नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, विवेक से किसी भी कार्य में नियंत्रण की भावना आती है। कार्य में
सही गलत का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। कार्य करने की क्षमता विवेकशील। साहस से क्या होता है? रक्षा करने की शक्ति विकसित होती है। रक्षा करने की शक्ति विकसित होती है। और क्षुधा से क्या है कि आंतरिक और बाहरी जीवन जीने की गुण विकसित होता है। संतुष्टि। अब देखो बहुत से लोग है ना कि करोड़ों रुपया है लेकिन फिर भी ना बीमार है और लूट ले, उनका भी लूट ले। एक आदमी, एक गरीब आदमी भी है, वो थोड़ा सा कमा के संतुष्ट है, मगन है, उसकी दुनिया उतने में तृप्त है। तो कहते हैं कि समाज में यदि तृप्ति हर चीजें प्राप्त करना है तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए? आपकी शांति होना चाहिए। चेहरे से लगे कि हाँ जो चीजें मिल रही है सही मिल रही है। जितना साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समा। मैं इसी फिलॉसफी पे जीता रहता हूँ। मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना दे दे भगवान कि मेरा भी पेट भर जाए, मेरे से जुड़े लोग भी खुश रहें। और वो मुझे बड़ा बनने की नहीं चाहत है, मुझे इतना अपने आप के अपने लोगों में खुश रह सके इतने ही बनने की चाहत है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमेशा संतुष्टि क्या देती है? आपको भौतिक एवं मानसिक शांति देती है एवं मानसिक सुख देती है, मानसिक सुख प्रदान करती है। अब एक बात देखो, जिस व्यक्ति में यह तीनों गुण हो वो बेचैन होगा किसी चीज को प्राप्त करने का। कुछ किसी से डरेगा, किसी से नहीं डरेगा। कभी गलत होगा नहीं होगा, वो तार्किक दृष्टिकोण से देख लेगा कि सही है समाज के लिए कि नहीं है। गलत है तो छोड़ देगा, सही है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक अच्छे व्यक्ति की खासियत होती है। ठीक है, तो हम इसके थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। अब ये बात किसकी करते हैं? ठीक है, कहते हैं कि एक चीज और है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी चीज मिलेगी कि नोट के रूप में लिख लीजिए।